ओके, हमें लास्ट कहाँ तक कर लिया था, कुछ याद है? आई थिंक मैंने स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव, ये सारी चीजें मैंने करा दी थी। हमें करना था सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव एंड उसमें हमें स्टार्ट करना था बीट्स। देखिए, बीट्स कहते किसको हैं? सपोज कर लीजिए आपके पास दो डिफरेंट वेव है। ये मैंने एक वेव लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, यहां से यहां तक, क्योंकि इसमें 4 कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहे हैं। एक दूसरी वेव लीजिए जिसकी फ्रीक्वेंसी से थोड़ी डिफरेंट हो। सपोज कर लीजिए ये कोई दूसरी वेव है। तो ऊपर वाले फर्स्ट वेव में अगर कंप्लीट ऑसिलेशन देखिए तो 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज मान लीजिए। नीचे वाले वेव में काउंट कीजिए नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, तो 1 और 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। अब मुझे दोनों को सुपर इम्पोज करना है, तो देखिए क्या सुपर इम्पोजिशन करके जनरेट करेगा। पहले देखिए इसका फेस इधर एंड इसका भी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इधर, दोनों सेम फेज में, तो एक दूसरे को ऐड करने की कोशिश करेगा। इस पॉइंट पे एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। फिर इस पॉइंट पे दोनों का डायरेक्शन सेम, फिर से ऐड। इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, फिर से सब्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। तब इस सुपर इम्पोजिशन के बेस पे एक पैटर्न जनरेट होती है यहाँ पे। पहले वेव दोनों का डायरेक्शन सेम सेम, तो एड अप होना शुरू होता है, तो इसलिए वो इंक्रीज करता है अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू तक। फिर उसके बाद डिक्रीज करना शुरू करता है मिनिमम वैल्यू, फिर इंक्रीज करना शुरू होता है मैक्सिमम वैल्यू, एंड फिर डिक्रीज करता है minimum value and so on. Similarly in opposite direction, maximum value, minimum,
maximum and then minimum. अब इस फॉर्मेशन में हो क्या रहा है ना, हम वो देखना है। एक दूसरी वेव होती है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, जब दोनों सुपर इम्पोज की तो एक पोजीशन क्रिएट करता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है तो उसको लाउड साउंड बोलते हैं। एक पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होती है तो उसको बोलते हैं फेंट साउंड। फिर यहाँ पे लाउड साउंड, फिर यहाँ पे फेंट साउंड एंड फिर यहाँ पे भी फेंट साउंड। ठीक, इस तरह क्रिएशन हो रहा है। तो अगर मैं काउंट करूँ इसमें कितने लाउड एंड कितने फेंट हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 1 कंप्लीट एंड 1 फेंट, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 कंप्लीट एंड 1 फेंट। इस कॉम्बिनेशन को 1 कंप्लीट एंड 1 कंप्लीट फेंट, इसको 1 बीट बोलते हैं। तो आप बोलिएगा यहाँ से यहाँ तक 1 बीट एंड उसी तरह यहाँ से यहाँ तक एक अनदर बीट। तो इन टोटल स्टार्टिंग से एंड तक इसके पास टोटल 2 बीट जनरेट कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो इसको हम बोल सकते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, 2 हर्ट्ज। तब यहाँ से बीट्स डिफाइन करते हैं जब कभी दो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड इक्वल हो भी सकता हो नहीं भी हो सकता हो, फेज सेम सेम होना चाहिए, तब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करता है तो लाउड साउंड एंड फेंट साउंड इसका क्रिएशन करता है। तब इस कॉम्बिनेशन ऑफ 1 लाउड एंड 1 फेंट साउंड को 1 बीट बोलते हैं। इफ्रा, ये बात समझ में आई? Yes, sir. सो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं बीट होता क्या है। तो आप बोलिएगा when two waves of different frequency overlaps over one another, so that it will produce combination of loud and faint sound. तब इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम 1 बीट बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 1 loud and 1 faint is called 1 beat, and the number of such beat produced per unit time is called beats frequency. Number of beats produced by wave per unit time is called beats frequency. Ifra, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब हम बीट्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट सोर्स है। फर्स्ट सोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 हर्ट्ज, सेकेंड सोर्स इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 हर्ट्ज। तो एक बार अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ तो आपके पास 6 आ जाएगा। आप काउंट कीजिए इन 2 डिफरेंट ऑसिलेशन को, अंदर वाली वेव को काउंट कीजिएगा तो इसमें टोटल कंप्लीट ऑसिलेशन 6 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वेव है वो वेव F1 प्लस F2 इसके इक्वल आ रहा है।
जो बाहर वाली वेव है उसको काउंट कीजिएगा तो वो 2 हर्ट्ज आ रहा है, मतलब ये टर्म दोनों के क्या है, डिफरेंस के इक्वल है। सो f1 माइनस f2 2 हर्ट्ज एंड f1 प्लस f2 6 हर्ट्ज, जो इस पर्टिकुलर फिनोमेना हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो ये दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव जनरेट करती है। इसको मैं आपको मैथमेटिकली दिखाता हूँ कि क्या कैसे प्रूफ होगा। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट कोई वेव लिया a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा 1 इंटू टी, a साइन ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई f इंटू टी। मैंने x का टर्म नहीं लिया सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए, सिर्फ t डिपेंडेंट टर्म, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, x में कोई चेंज नहीं है इसलिए। कोई दूसरी वेव ले लीजिए y2 इज इक्वल्स टू a टाइम्स साइन ओमेगा 2 इंटू टी, तभी हो जाएगा a टाइम्स साइन 2 पाई f इंटू टी। अब दोनों को सुपर इम्पोज करना है ऑन एडिंग, सो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। दोनों में इस a कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 पाई f1 इंटू टी, और यह आ जाएगा साइन 2 पाई f2 इंटू टी। अब आपके पास यहाँ पे दो डिफरेंट पार्ट है, एक एंगल ये है एंड एक एंगल ये है। तो मैं इसको साइन ऑफ c एंड साइन ऑफ t ऐसे बोल सकते हैं। तब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d, उसकी आइडेंटिटी उसको ये बेस पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 कॉस c माइनस d डिवाइड बाई 2। मैंने इस टर्म को मान लिया c एंड इस टर्म को मान लिया d, एंड इसके बेस पे इस फॉर्मूले में अरेंज कर लूंगा। सो पहले आप इतना नोट डाउन करिए, पहले ये, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। Done, sir.
अब देखिए इस फॉर्मूले पे अगर मैं इसको अरेंज करूं, so y is equals to a being constant outside, sin c plus sin d is 2 times sin c. c मतलब 2 pi f1 into t plus 2 pi f2 into t divide by 2. सेकेंड पार्ट है cos c minus t, तो हो जाएगा 2 pi f1 into t minus 2 pi f2 into t divide by 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये पूरा टर्म आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा साइन 2 पाई कॉमन कर लीजिए, डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास बच जाएगा पाई f1 प्लस f2 मल्टीप्लाइड बाई t, एंड सेकेंड टर्म आ जाएगा cos पाई f1 माइनस f2 इंटू t. ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा. अब इस फाइनल एक्सप्रेशन में आपके पास दो डिफरेंट पार्ट है, एक पार्ट ये है एंड एक पार्ट ये है, एंड इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इतना है अगर दोनों एम्पलीट्यूड मैंने इक्वल लिया तब. सेम इसी फिनोमेना के बेस पे यहाँ पे दो डिफरेंट वेव आपको दिखाई दे रही है. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ पे दो वेव ऑसिलेट करती जा रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग. एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 है एंड दूसरी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 है. इसलिए हमारे पास दो डिफरेंट वेव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक आउटर वन जो ग्रीन वन है एंड एक इनर वन जो ये ब्राउन से मैंने रिप्रेजेंट किया है. इस पर्टिकुलर वेव में जो दो रिप्रेजेंटेशन थे उसके बेस पे. तब इसमें बीट्स किसको बोलते हैं, तो मैं काउंट करूँ यहाँ पे, एक बीट यहाँ से यहाँ तक, एक बीट यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरे इस एंटायर टर्म में दो बीट्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड. तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इन दोनों फ्रीक्वेंसी टर्म में ये टर्म 2 के इक्वल दिख रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि बीट्स फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव. आई बात समझ? Yes, sir. मतलब जो आउटर वेव जो जनरेट होती है वही बीट्स को डिफाइन करती है, जो इनर वेव वो सिर्फ उसके एम्पलीट्यूड की वेरिएशन को डिफाइन करती है. तब हम इस टर्म से ये वाला जो पार्ट है उसको हम बीट्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. हेंस beats frequency is equals to difference of frequency of two wave. अब वो डिपेंड करेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है उसको पहले रखिए एंड छोटी उसको फ्रीक्वेंसी को बाद में रख सकते हैं. तो इस तरह हम बीट्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ्रा, कोई डाउट? No, sir. ओके. अब इस बीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो आपसे पूछेगा, तो आप पहला बोलेगा फ्रीक्वेंसी should be different, ये कंडीशन है. ठीक. दूसरा, फेज सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड दोनों वेव की सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है. मे बी सेम और डिफरेंट. तो ये तीन मिनिमम कंडीशन इस पर्टिकुलर बीट्स को जनरेट करने के लिए. ठीक. पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ उसके बेस पे. जिससे पहला आपको क्वेश्चन बोलेगा, if y1 is equals to some a times sine 300 pi into t,
and y2 is equals to a times sine sum 304 pi into t. आपको बोले find number of beats per minute. सपोज कर लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हमारे पास इसमें दे क्या रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ टी, इसको हम ओमेगा बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टी इसको हम ओमेगा बोलते हैं, एंड इस ओमेगा से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी हैव ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 300 पाई, उसको इक्वेट कर दीजिए 2 पाई एफ से. सो f1 की वैल्यू आ जाएगी 150 हर्ट्ज. सिमिलरली ओमेगा 2 इसकी वैल्यू है मेरे पास 304 पाई, उसको इक्वेट कर दीजिए 2 पाई एफ से. सो f इज इक्वल्स टू आ जाएगा 152 हर्ट्ज. अब मुझे इन दोनों टर्म में f2 की वैल्यू बड़ी दिख रही है एज कंपेयर टू f1. सो बीट्स फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 152 माइनस 150. तब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 बीट्स पर सेकेंड. हमें कैलकुलेट करना है 2 बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट. तो हमारे पास एक रिलेशन होता है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. सो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट, ऐसे लिख सकता हूँ. इस रिलेशन को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो ये टर्म आ जाएगा 2 बीट्स, एंड मैंने सेकेंड को कन्वर्ट कर दिया मिनट में 1/60 मिनट. तो 60 इंटू 2 हो जाएगा 120 बीट्स पर मिनट. इफ्रा, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको दूसरा लॉजिक सिखाता हूँ. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन होगा उस पर्टिकुलर कुछ टर्म पे, मैं आपको पहले बताता हूँ. एक टर्म होता है मेरे पास लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी किस किस टर्म पे अफेक्ट हो सकती है वो डिफाइन करना. जैसे हमारे पास रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ. मैंने किसी स्ट्रिंग के ऊपर अगर वेव जनरेट की होगी तो यही पर्टिकुलर टर्म आ जाएगा वेलोसिटी बाय, इस वेवलेंथ को लेंथ के टर्म में मैंने आपको लास्ट क्लास में रिलेशन सिखाया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l/n, इस तरह का कुछ टर्म. या अगर मैं उसके टर्म में बोलूं, ऑर्गन पाइप में बोलूं तो उसमें 4l/2n-1 इस तरह का रिलेशन था. मतलब इस रिलेशन से फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगी. हम उस वेलोसिटी को फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वे में है. सो टेंशन बाय म्यू, म्यू कुछ भी नहीं होता, मास पर यूनिट लेंथ, तो हम बोल सकता हूँ वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तब इन सारी टर्म को रिलेट करके हम कुछ टर्म जनरेट करते हैं. फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मास, directly proportional to tension in the string, inversely proportional to density, चाहे वो linear mass density हो या aerial mass density हो, volumetric mass density हो, and inversely proportional to diameter of tu. ठीक, क्योंकि हम इस mu को convert कर सकते हैं, mu is equals to density into area,
एंड एरिया को आप रेडियस के टर्म में या डायमीटर के टर्म में, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसलिए आउटसाइड ऑफ रूट आ जाएगा, तो कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी इन 5 चीज़ों पे डिपेंड करती है। इस बीच फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, एक ये टर्म एंड एक ये टर्म। इफ्रा, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब देखिए इसको बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे होगा, तो मैं इसके लिए 2 टर्म पहले समझाता हूँ। एक टर्म आपको बोलेगा वैक्सिंग, एक प्रोसेस की गई। वैक्सिंग का मतलब होता है वैक्स को डिपॉजिट करना ऑन ट्यूनिंग फोर्क या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जिसको हम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वैक्सिंग का मतलब डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ वैक्स ठीक, सो दैट कि मास बढ़ जाएगा एंड मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कम हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकता है फाइलिंग। इसका मतलब होता है घिसना, मतलब किसी सैंड पेपर से आप उस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क को रब कीजिए, रब करने की वजह से उसकी जो टॉप लेयर है वो घिस जाएगी, निकल जाएगी, तो उसकी वजह से उसका मास कम हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ रबिंग विद सैंड पेपर या किसी भी हार्ड पेपर से, सो दैट कि मास की वैल्यू कम हो जाएगी एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसी तरह कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो स्ट्रिंग बेस्ड होंगे, जैसे गिटार, सितार, ये सारी चीजें, तो इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं ट्यूनिंग। ट्यूनिंग करना मतलब उसके टेंशन को बढ़ाते हैं उसके नॉब से टाइट करने के बेस पे। तो आप बोलिएगा इस ट्यूनिंग करने में टेंशन की वैल्यू बढ़ती है एंड टेंशन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीज कर जाती है। तो ये अलग अलग सिचुएशन हो सकता है एंड उसके बेस पे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकती है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे होगा, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन कंपटीशन पूछे जाते हैं इन सारे वर्ड को यूज करके, देखिए कैसे कैसे बोलेगा आपसे। आपको बोलेगा टू ट्यूनिंग फोर्क A and B vibrating together suppose produces 20 beats in 4 seconds. On waxing A, they produces 20 beats in 5 seconds. If frequency of B is 305 hertz, find frequency of A. तब इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी बट आपको कंडीशंस गिवन होगी अलग अलग। तो पहले देखिए इनिशियली आपको क्या क्या गिवन है उसके बेस पे।
इनिशियली हमारे पास बीट्स फ्रीक्वेंसी दे रखा है 20 बीट्स in 4 seconds. So it will be 20 by 4 or simply 5 hertz beats frequency. अब इस पर्टिकुलर 5 hertz हम दो तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता A की वैल्यू बड़ी है या B की वैल्यू बड़ी है। तो हम दो सपोज करते हैं, एक बार A की वैल्यू बड़ी और एक बार B की वैल्यू बड़ी, सच दैट कि उन दोनों का डिफरेंस 5 के इक्वल होना चाहिए। आपको B की वैल्यू दे रखी है, तो एक बार सपोज कर लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ B 305 हर्ट्ज, तो A की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, कितना, सच दैट के दोनों का डिफरेंस 5 आ जाए। तो मैंने मान लिया 300 होना चाहिए, ताकि इन दोनों का डिफरेंस 5 के इक्वल आ जाए। दूसरी बार इसका जस्ट ऑपोजिट मानिए, B की वैल्यू फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं करेगी, A की वैल्यू चेंज कर सकती है, तो मैंने इसको एक बार इतना मान लिया, सच दैट के दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये आपकी इनिशियल कंडीशन हो गई। इफ्रा, यहाँ पे कोई डाउट? No, sir. अब मेरे पास जो कंडीशन दे रखा है हम उसके बेस पे यूज करते हैं। आपको कंडीशन दे रखा है कि ए को वैक्स किया जा रहा है, तो ए को वैक्स करना मतलब ए के ऊपर मास इंक्रीज करना, मास इंक्रीज करने के बेस पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑन वैक्सिंग ए, मास इंक्रीज करेगा एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, किसके, ए की। सो हम यूज करते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, कितना कितना हो सकता है। तो पहले ए की वैल्यू मैंने अज्यूम किया था 300, अब मान लीजिए वो डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। सो 299 हो सकता है, 298 हो सकता है, 297 हो सकता है एंड सो ऑन। ये फर्स्ट सिचुएशन हुआ। अगर मैं इस कंडीशन के बेस पे ए की वैल्यू डिक्रीज करूं, सो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ये हो सकता है 309, 308, 307 एंड सो ऑन। अब मेरे पास ये दो सिचुएशन आया, अब इन दोनों सिचुएशन के बेस पे न्यू बीट्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो न्यू बीट्स फ्रीक्वेंसी, इस कंडीशन में दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 305 माइनस 299, तो यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 8 एंड सो ऑन। इस कंडीशन में अगर न्यू बीट्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं, तो 309 माइनस 5, 4, 3, 2 एंड सो ऑन। अब न्यू बीट्स फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है वो देख लीजिए। ये दे रखा है आपको 20 बीट्स इन 5 सेकेंड, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। अब चेक कीजिए 4 किस पर्टिकुलर रेंज में या किस पर्टिकुलर सिचुएशन में बीट्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, तो आप बोलिएगा इस सिचुएशन में है, मतलब ये वाली कंडीशन क्या है, वैलिड होगी, मतलब ये करेक्ट आंसर है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 310 हर्ट्ज होना चाहिए। इफ्रा, ये समझ आया? Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए।
two tuning fork vibrating together produces ten beats in 2 seconds. On filing A, they produces 6 hertz beats frequency. If frequency of B is 200 hertz, find frequency of A. इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ओके, एक में देखते हैं. इनिशियली हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी दे रखा है 10/2, दैट इज 5 हर्ट्ज. अब ये 5 हर्ट्ज दो सिचुएशन में हो सकता है. या तो एक ही वैल्यू बी से बड़ी हो जाए, तो हो सकता है 205, एंड बी की वैल्यू आपको दे रखा है 200 हर्ट्ज. या उसका उल्टा, बी की वैल्यू बड़ी हो जाए 200 हर्ट्ज एंड ए की वैल्यू छोटी 195. ये इनिशियल कंडीशन है. अब इसके बाद क्या किया गया, ए के ऊपर फाइलिंग की गई, तो इसका मास कम होगा एंड इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. सो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इस सिचुएशन में हो जाएगा 206, 207 एंड सो ऑन. न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इस सिचुएशन में हो जाएगा 196, 197 एंड सो ऑन. तो हमें न्यू बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. न्यू बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू दोनों का डिफरेंस, तो आ जाएगा 6, 7, 8 एंड सो ऑन.
एंड इस सिचुएशन में आ जाएगा आपके पास 4, 3 एंड सो ऑन। अब इन दोनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन ऊपर वाले कंडीशन को मैच कर रही है 6 फ्रीक्वेंसी, तो आप बोलिएगा इस सिचुएशन को, इसके लिए आंसर करेक्ट है। गुड इफ्रा। ओके तो इस तरह से अलग अलग आपको बीच फ्रीक्वेंसी के बेस पे रिलेशन पूछ सकते हैं एंड देन कैलकुलेशन करने के लिए हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपके पास डॉपलर इफेक्ट। आपने इसको डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। जैसे आप कहीं पे रोड पे खड़े हो और कोई एक गाड़ी हॉर्न बजाती हुई आपकी तरफ आए, तो जो हॉर्न का जो साउंड होता है उसकी जो लाउडनेस होती है वो इंक्रीज करती जाती है। फिर वो जैसे जैसे आपसे दूर जाता रहता है उसकी लाउडनेस कम होती जाती है। तो ये चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर साउंड की टर्म में। तब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं टर्म, और इस पूरे इफेक्ट को जिसके बेस पे सारी चीज चेंज हो रही है उसको हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो आप बोलिएगा कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर, उनके रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में चेंज आना, ठीक, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ड्यू टू relative motion between source and observer, there is change in frequency of sound। उस पर्टिकुलर चेंज को हम क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट। अब इसके लिए कुछ टर्म याद रखिए। तो इसके लिए सिंपल रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस v नॉट डिवाइड बाय v प्लस माइनस vs। एंड यही पर्टिकुलर टर्म अगर वेवलेंथ के टर्म में कैलकुलेट कीजिए तो आता है मेरे पास लैम्डा नॉट बाय लैम्डा। अब देखिए सॉल्व कैसे करिएगा या इसका क्या मतलब है। इसमें लैम्डा नॉट ओरिजिनल वेवलेंथ को डिफाइन करता है या इनिशियल वेवलेंथ को। लैम्डा न्यू वेवलेंथ, उसी तरह एफ नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड एफ न्यू फ्रीक्वेंसी। बाकी सारे टर्म्स क्या क्या हैं? v कहता है वेलोसिटी ऑफ वेव और साउंड वेव, v नॉट बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, vs बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स। एंड इसके बीच का जो प्लस माइनस साइन है वो उसके रिलेटिव मोशन की वजह से। अगर प्लस साइन होगा तो इसका मतलब होगा ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, एंड माइनस साइन हम यूज करते हैं जब वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये सारे फॉर्मूले को यूज कैसे कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको नोट डाउन करिए।
अब देखिए सिचुएशन कैसे कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ये कोई सोर्स है, साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है वीएस। ये मैंने लिया कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। अब इसने साउंड जनरेट किया इस डायरेक्शन में, ठीक, उसकी अपनी कुछ स्पीड b, एंड यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है इस तरह, जो कि इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है एट सम स्पीड b नॉट। तो मैं इस दो सिचुएशन को देखूं यहाँ से यहाँ तक कि क्या हो रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला था f बाई एफ नॉट इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आप रिलेटिव टर्म लीजिए उसके साउंड एंड ऑब्जर्वर के डायरेक्शन के बेस पे। तो अभी दोनों का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, सेम या ऑपोजिट? तो आप बोलिएगा सेम डायरेक्शन, इसलिए माइनस साइन। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हम देखते हैं उसी पर्टिकुलर साउंड सोर्स के साथ कैसे रिलेशन है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम सेम, तो इसलिए माइनस साइन। अब आपको यहाँ पे f कैलकुलेट करना है, f नॉट की वैल्यू गिवन होगी, ये सारे टर्म गिवन हो गए, पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए। जस्ट इसका ऑपोजिट, सपोज कर लीजिए कोई इंडिविजुअल यहाँ पे है एंड वो इस डायरेक्शन में जाता होगा एट सम स्पीड v नॉट। तो इसने जो साउंड सुनी होगी वो साउंड इसकी तरफ जनरेट की गई होगी, तो उसको सुना होगा उसने, ठीक। तब इन दो सिचुएशन को अगर देखूं, तब इस कंडीशन में f बाई एफ नॉट इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में इन दोनों का डायरेक्शन सेम सेम, तो इसलिए माइनस, डिनोमिनेटर में इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट, तो इसलिए प्लस। देखिए दोनों फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया ना। ओके, अब सेम इसी तरह अलग अलग सिचुएशन हो सकता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे इसका मैं दूसरा रिलेशन यूज करूं कि आपके पास ये सोर्स है, उसने वो मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक, एंड दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड सपोज कर लीजिए ये ऑब्जर्वर यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर वाले सिचुएशन का जस्ट ऑपोजिट। इसने साउंड जनरेट किया, ये साउंड जिसको ये ऑब्जर्वर सुन पाएगा, ये साउंड जिसको ये ऑब्जर्वर सुन पाएगा। मैं दो अलग अलग सिचुएशन ले रहा हूँ एंड दोनों को एक साथ मर्ज करके दिखा रहा हूँ, आप इंडिविजुअल इसको समझिएगा। मतलब लेफ्ट साइड टर्म एंड राइट साइड टर्म दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो अलग अलग सिचुएशन को डिफाइन कर किया जा रहा है यहाँ पे। तब इस सिचुएशन के बेस पे बोलूं f बाई एफ नॉट, न्यूमरेटर में इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट इसलिए प्लस, डिनोमिनेटर में इन दोनों का डायरेक्शन सेम सेम इसलिए माइनस। सेम उसी तरह अगर मैं लेफ्ट वाले टर्म को देखूं, ये दोनों सेम सेम डायरेक्शन इसलिए प्लस, एंड डिनोमिनेटर में दोनों का डायरेक्शन सेम सेम ऑपोजिट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस। तो ये अलग अलग चार डिफरेंट केसेस बन गए आपके पास। फर्स्ट केस अगर इसको बोलूं तो इसका मतलब होगा कोई ऑब्जर्वर जा रहा है, ठीक, एंड कोई सोर्स उससे अवे जा रहा है, ठीक। सेकेंड सिचुएशन में बोलूंगा कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है एंड सोर्स ऑफ साउंड उसको फॉलो कर रही है। थर्ड सिचुएशन आप इसको बोलेगा सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एंड फोर्थ सिचुएशन आप इसको बोलिएगा दोनों एक दूसरे की, मतलब ऑब्जर्वर उस सोर्स को फॉलो कर रहा है, एंड फोर्थ सिचुएशन में ऑब्जर्वर एंड सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक। जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा कोई एक इंडिविजुअल है, स्टेशन पे है, ठीक, एंड वो मूव कर रहा है जस्ट ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ ट्रेन, तो वो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है एंड ट्रेन सामने से आ रही है, ठीक है। तब उसके लिए आपसे बोलेगा अगर ट्रेन ने विसिल किया, उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी कितना ऑब्जर्व होगी, आप वो कैलकुलेट कीजिए, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी। इफ्रा, ये बात समझ में आई?
ओके, इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं और सिचुएशन आपको बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। कुछ केसेस हो सकते हैं रिफ्लेक्शन के बेस पे, जैसे आपको बोलेगा कि कोई एक इंडिविजुअल एक कार में है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंड कोई इंडिविजुअल इस पॉइंट पे है, ठीक, जो कि इस डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है। सामने कोई दीवार मान लीजिए, अब उसने साउंड जनरेट किया, मतलब उसने हॉर्न बजाई तो कुछ 20 स्पीड से आगे गई। ये आगे जाने के बाद टकरा के रिवर्स बैक आती है कुछ इस डायरेक्शन में। तो वो जो ड्राइवर है वो इंसिडेंट साउंड को सुन पाएगा कि रिफ्लेक्टेड साउंड को सुन पाएगा? तो आप बोलिएगा रिफ्लेक्टेड वन, ठीक। तब यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एफ नॉट, ठीक। मैं भी ले रहा हूँ रिफ्लेक्टेड वन उसके बेस पे, तो ऑब्जर्वर एंड साउंड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए प्लस डिवाइड बाय उसने जो साउंड जनरेट किया वो ये रेड वन है, उस दोनों का डायरेक्शन सेम सेम, इसलिए v माइनस वी एस। इस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो सोर्स है एंड जो ऑब्जर्वर है उन दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, क्योंकि कार वही सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है एंड उस कार के अंदर इंडिविजुअल बैठा है, इसलिए दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम सेम। तो ये पर्टिकुलर साउंड जो उसने ऑब्जर्व किया वो रिफ्लेक्टेड वन को, ठीक। तब उसके बेस पे आपको बोलेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी उसने ऑब्जर्व की, वो कैलकुलेट कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करके आपसे ऐसे बोल सकता है, कोई एक ड्रामिस्ट ये इस डायरेक्शन में ड्रम बजाता हुआ जा रहा है, कोई एक इंडिविजुअल बाइक पे या दौड़ता हुआ इधर की तरफ जा रहा है, सामने एक दीवार है जहां से साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके आ सकती है, ठीक। तब वो जो इंडिविजुअल है वो दो साउंड को सुन पाएगा इस सिचुएशन में, एक इंसिडेंट साउंड के बेस पे और एक रिफ्लेक्टेड साउंड के बेस पे। तो इंसिडेंट साउंड डायरेक्टली यहाँ से जनरेट होके इस ऑब्जर्वर तक चली जाएगी, तो उसने उसको सुन लिया। तो पहला इंसिडेंट साउंड, तब उसके लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं
तो इसके लिए हो जाएगा v, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट, तो इसलिए प्लस डिवाइड बाय उसके दोनों ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा v प्लस vs। तो एक साउंड वो ये सुन पाएगा। सेकेंड साउंड ये हो सकती है कि ये साउंड आगे जाने के बाद इस वॉल से हिट करे एंड हिट करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गए सेम इस ऑब्जर्वर तक आए। तो दिस इज फॉर द रिफ्लेक्टेड पार्ट। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ एफ रिफ्लेक्टेड बाय एक्चुअल इज इक्वल्स टू वी, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, तो इसलिए प्लस डिवाइड बाय जिस साउंड को उसने सुना था उस साउंड का डायरेक्शन इसके लिए सेम है, तो v माइनस vs। अब देखिए आपको दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, एक इंसिडेंट के बेस पे और एक रिफ्लेक्टेड के बेस पे। एक इंसिडेंट वन ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको एंड एक रिफ्लेक्टेड वन ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको। तब आपसे पूछेगा उस ऑब्जर्वर ने कितनी बीट्स फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की। तो बीट्स फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको कम दिख रही है इंसिडेंट वेव के बेस पे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस है तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। दोनों फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। ओके सर। इफ्रा, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, इसको ड्रॉ कर लीजिए। टॉपलेस इफेक्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला, किसी एंगल पे हो तब कैसे चेंज करेगा। जैसे 2016-17 में नीट ने एक क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए कोई ट्रैक है जो इस डायरेक्शन में है, ठीक, एंड एक गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद सम स्पीड vs। अब सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जर्वर है जो इस पॉइंट पे खड़ा हो, तो उसको वो साउंड कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर पाएगा, ये डिफाइन कीजिए। मान लीजिए यहां से यहां तक इंक्लिनेशन थीटा है। तब अब बोलिएगा साउंड आइसोडायमेट्रिकल वेव होता है, एक पर्टिकुलर सोर्स से हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहां से जब उसने हॉर्न बजाए तो वो साउंड इक्वली ऐसे मूव करती है, ठीक। तो अगर इधर साउंड की स्पीड v होगी तो इधर भी साउंड की स्पीड v ही होगी, ठीक। अब कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे खड़ा है, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब वो रेस्ट में है। तो साउंड जो ऑब्जर्वर तक पहुंच पाई वो ये v है। तो हम इस vs को कंपोनेंट वाइज ब्रेक करते हैं, जो ऑब्जर्वर की तरफ साउंड जा रही है उसके पैरेलल। तो उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा vs cos थीटा। अब आपके पास सारे टर्म मिल गए, इसके बेस पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। f बाई एफ नॉट इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑब्जर्वर के साथ, ऑब्जर्वर रेस्ट में तो 0, साउंड जो उसने जनरेट किया
एंड सोर्स की वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये इतना हो जाएगा। इफ्रा, ये समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास इसी टर्म में विंड का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो हम नेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ विंड। विंड साउंड की स्पीड बढ़ा एंड घटा सकती है डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट कर रही है। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई सोर्स है जो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हो विद सम स्पीड vs एंड उसने साउंड जनरेट किया इस डायरेक्शन में एट वेलोसिटी v, या इस डायरेक्शन में एट वेलोसिटी v। अगर सपोज कर लीजिए विंड ब्लो करने लगे along this direction at velocity w, at velocity w, तो क्या होगा? कोई ऑब्जर्वर अगर खड़ा हो इस पॉइंट पे, ठीक, वो इधर की तरफ मूव करे या इधर की तरफ मूव करे उसके अकॉर्डिंग, तो आप बोलिएगा ये जो डायरेक्शन है साउंड के बेस्ड पे विंड का, वो दोनों का डायरेक्शन सेम सेम, तो ये टर्म एड अप हो जाएगा। एंड ये जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के लिए अगर मैं लिखूं फ्रीक्वेंसी, तो वो आ जाएगा f by f naught is equals to velocity of sound and wind। अब ये दोनों एड अप होके सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगी, एंड देन उसका रिलेटिव टर्म विद ऑब्जर्वर एंड सोर्स। तो ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में तो माइनस, एंड सोर्स भी सेम डायरेक्शन में तो वो भी माइनस। तो पूरा ये इंटायर टर्म कुछ ऐसा आता है। इफ्रा, ये समझ आया विंड का क्या इम्पैक्ट होगा? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो इतनी सारी चीजें अलग अलग आपको पूरा डॉपलर इफेक्ट में आता है। अब इसी के बेस पे आप न्यूमेरिकल पुट करते जाइए एंड सॉल्व करते जाइए। इसके अलावा और कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? तो आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है? आप इसको पढ़िए, फिर नेक्स्ट मुझसे डाउट्स पूछिए, ठीक है?